टेलीस्कोप्स जिसके द्वारा हम अपने सराउंडिंग्स की स्टडी करते हैं, दूर के कॉस्मोस को देखते हैं और फिजिक्स के उन लॉज को समझते हैं जिनके द्वारा डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स का जन्म होता है। टेलीस्कोप्स टाइम मशीन्स का भी काम करते हैं क्योंकि इनके द्वारा हम समय में पीछे जाके हिस्ट्री के उन इवेंट्स को भी देख सकते हैं जो पास्ट में घटित हुए हैं, जैसे कि बिग बैंग के बाद कौन से सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट सबसे पहले आए। सिर्फ यही नहीं, टेलीस्कोप के द्वारा हम अपने फ्यूचर को भी देख सकते हैं। इसके द्वारा हम ये भी डिटरमिन कर सकते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है किस गति के साथ ये एक्सपेंड करते जा रहा है। हम नए स्टार के फॉर्मेशन और उनके नष्ट होने की प्रक्रिया को भी देख सकते हैं और दूर के जो एक्सो प्लैनेट है उनमें किस प्रकार के चेंजेस आ रहे हैं उस चीज को भी हम लोग डिटेक्ट कर सकते हैं। आने वाले कुछ ट्रिलियन ईयर्स में हमारा जो आकाश जो अभी नीले कलर का दिखाई पड़ रहा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाएगा, बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और अगर हम ये अज्यूम करते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स अभी जिस गति के साथ एक्सपेंड कर रही है आने वाले समय में भी उसी गति के साथ एक्सपेंड करेगी, तो फ्यूचर में किस टाइप के इवेंट्स आने वाले कुछ बिलियन ईयर में होंगे उसके बारे में हम आगे जानते हैं। 10 लाख ईयर्स सन्स न्यू राइवल बीटलजूस, जिसे हम अल्फा ओरायनिस के नाम से भी जानते हैं, ये हमारी पृथ्वी से लगभग 640 लाइट ईयर्स दूर ओरायन कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ये बहुत ही बड़ा और बहुत ही ब्राइट स्टार है हमारे नेबरहुड में। अगर हम अपने सन से कंपेयर करें तो ये हमारे सन के कंपेयर में 20 गुना ज़्यादा बड़ा है और सन के कंपेयर में 1 लाख गुना ज़्यादा लाइट को एमिट करता है। बीटलजूस अपने लाइफ के अंतिम क्षणों में पहुंच चुका है और ये कभी भी एक्सप्लोड करके सुपरनोवा में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यार आप ऐसा उम्मीद नहीं करना कि इसके जो लाइट को आप इमीडिएटली नोटिस कर पाओगे, क्योंकि इसके लाइट को हमारी पृथ्वी तक आने में 640 ईयर्स का समय लग जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि बीटलजूस ऑलरेडी एक्सप्लोड कर चुका होगा, लेकिन जब भी इस एक्सप्लोजन की लाइट हमारी पृथ्वी तक पहुंचेगी तब हम उसको दिन के समय में भी देख पाएंगे और रात के समय में ये चंद्रमा से भी ज़्यादा ब्राइट नजर आएगा। 1.4 मिलियन ईयर्स टर्बुलेंट टाइम्स। 2010 में एक स्टडी के अनुसार एक रोगो प्लेनेट जिसे हम ग्लिच 710 के नाम से जानते हैं, ये हमारे ऊट क्लाउड के बहुत नज़दीक आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो वहाँ पर मौजूद जितने सारे आइसी कॉमेट्स हैं वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिसका इम्पैक्ट हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स पे पड़ सकता है। ग्लिच 710 हमारी पृथ्वी से 63.8 लाइट ईयर्स दूर मौजूद सर्पेंस कॉन्स्टेलेशन में मौजूद है। ग्लिच 710 एक रॉग स्टार है और इसी तरह का एक रॉग स्टार ग्लिच 208 हाफ मिलियन ईयर्स पहले हमारी पृथ्वी से लगभग 4 लाइट ईयर्स दूर से होकर गुजरा था। प्लैनेट गेट्स रिंग्स। फोबोस जो कि मार्स का एक नेचुरल सैटेलाइट है, ये इसके सरफेस से लगभग 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पे मौजूद है। फोबोस को अपने एक्सिस के चारों ओर एक रोटेशन को कंप्लीट करने में जितना समय लगता है उससे कम समय में ये अपने पेरेंट प्लैनेट मार्स के चारों ओर एक ऑर्बिट पूरा कर लेता है। वैज्ञानिकों के एक कैलकुलेशन के अनुसार फोबोस की जो शॉर्ट ऑर्बिटल पीरियड है और इसकी जो क्लोज प्रॉक्सिमिटी है अपने पेरेंट प्लैनेट मार्स के साथ, इसकी वजह से आने वाले समय में इसकी जो ऑर्बिटल रेडियस है वो काफ़ी कम हो जाएगी और इसकी वजह से 2 चीज़ें हो सकती है। या तो वो एक्सप्लोड होकर सैटर्न की तरह रिंग्स इसके चारों ओर बना दे, यानी कि मार्स के चारों ओर बना दे। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि फोबोस मार्स के रॉस लिमिट को क्रॉस कर जाएगा और इसके सरफेस से टकरा जाएगा और एक न्यूक्लियर बम की तरह धमाका करेगा इसके सरफेस पे और एक विनाशकारी इवेंट को जन्म देगा। 4 बिलियन ईयर्स आर सोलर सिस्टम डाइज। इस संसार में जिसने भी जन्म लिया है उसे एक दिन मृत्यु के आगोश में जाना ही पड़ता है, चाहे वो सोलर सिस्टम हो या हमारा यूनिवर्स है। आज जिसे हम देख रहे हैं वो कल नहीं रहेगा। इसी तरह से आने वाले 4 बिलियन ईयर्स में जो सोलर सिस्टम है बिल्कुल नष्ट हो जाएगा। हमारे सन के नष्ट होने से पहले हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाएगी। इसमें मौजूद जितने सारे लिविंग बीइंग्स है वो नष्ट हो जाएंगे। इसमें जो एटमॉस्फेयर है वो स्पेस में चला जाएगा। इसके सतह पे मौजूद वाटर बिल्कुल ही नष्ट हो जाएंगे। अगर किसी कारणवश हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद आउटर प्लैनेट्स सर्वाइव कर जाते हैं तो उस केस में वे स्पेस में काफ़ी दूर चले जाएंगे और कुछ ऐसी मून्स पहली बार हैबिटेबल बनेंगे जीवन के लिए। 5 बिलियन ईयर्स मिल्कड्रोमिडा इज बॉर्न। आज से 5 अरब साल बाद हमारी मिल्की वे गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकरा जाएगी और एक नए एलिप्टिकल गैलेक्सी का निर्माण करेगी जिसे हम मिल्कड्रोमिडा के नाम से जानेंगे। हमारा सोलर सिस्टम मिल्की वे गैलेक्सी के राइट स्पाइरल आर्म में मौजूद है जो कि इसके सेंटर से 25,000 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है, लेकिन इस मर्जर के बाद ये 1 लाख लाइट ईयर्स दूर चला जाएगा।
और इसके जो सेंट्रल रीजन है उसमें काफ़ी ज़्यादा ड्रास्टिक चेंजेस होगी। पहली बात यह है कि इन दोनों गैलेक्सीज में मौजूद सुपर मैसिव ब्लैक होल्स एक दूसरे से मर्ज होकर एक अल्ट्रा मैसिव ब्लैक होल्स का निर्माण करेंगे जो कि मिलियंस ऑफ सन्स के मास के बराबर होगा। और आपको ये सुनकर काफ़ी हैरानी होगी कि इस मर्जर के दौरान दो प्लैनेट्स और दो स्टार एक दूसरे से नहीं टकराएंगे, क्योंकि इनके जो बीच का जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। और इन दोनों गैलेक्सीज में मौजूद डस्ट क्लाउड मिलकर मिलियंस ऑफ नए स्टार्स का निर्माण करेंगे। 10 बिलियन ईयर्स द डस्ट सेटल्स। 10 अरब साल के बाद दोनों गैलेक्सीज के जो मर्जर का प्रोसेस वो कंप्लीट हो जाएगा और इसमें जो मौजूद गैस और डस्ट है वो पूरी तरह से सेटल हो जाएंगे, यानी कि इसमें मौजूद जितने सारे डस्ट और मटेरियल्स है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे और नए स्टार फॉर्मेशन भी रुक जाएगा। अब आप इमेजिन कीजिए एक ऐसे गैलेक्सी जिसमें ना कोई ओराइन नेबुला है, ना कोई कैनिस मेजोरिस है और ना ही कोई पिलर्स ऑफ क्रिएशन है, तो उस गैलेक्सी के लिए बहुत ही बुरा वक्त होगा। 100 बिलियन ईयर्स द लाइट स्टार्स टू डिम। आज से 100 अरब साल के बाद हमारा जो एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है, जिसे हम समझते हैं कि डार्क एनर्जी की वजह से एक्सपेंड कर रही है, वो वर्गो सुपर क्लस्टर में मौजूद 1000 से ज़्यादा गैलेक्सीज को रेड शिफ्ट में चेंज कर देंगे, यानी कि ये इसको इतनी दूर तक पहुंचा देगा, इतनी दूर धकेल देगा अंधेरे में कि वहाँ से लाइट आ नहीं पाएगी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि लाइट जब किसी ब्लैक होल के इवेंट होराइजन में पहुंचती है तो वहाँ से वो वापस नहीं निकल पाती। इसी तरीके से जब ये गैलेक्सीज इतनी दूर चले जाएंगे कि वहाँ से जो लाइट आएगी वो उसे हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे और इसके साथ ही हम कॉस्मिक डार्क एज की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देंगे। 1 ट्रिलियन ईयर्स गुड बाय फॉर एवर। 1 ट्रिलियन ईयर्स के बाद जो बिग बैंग जिसे हम कॉस्मिक रेडिएशन के द्वारा डिटेक्ट किए थे वो बिल्कुल ही डीम हो जाएगा और फ्यूचर के एस्ट्रोनॉमर्स इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। 100 ट्रिलियन ईयर्स द यूनिवर्स डाइज। 100 ट्रिलियन ईयर्स के बाद डार्क एनर्जी जो लगातार हमारे यूनिवर्स को एक्सपेंड करती जा रही है, इसकी वजह से हमारे जो यूनिवर्स का जो टेम्परेचर है वो एब्सोल्यूट जीरो पे पहुंच जाएगा और इसके साथ ही यूनिवर्स का जो एक्सपेंशन है वो रुक जाएगा। और इस दौरान जो स्टार्स, प्लैनेट्स और इन सभी चीज़ें एक दूसरे से इतने दूर पहुंच जाएंगे कि उनके पास स्टार फॉर्मेशन के लिए कुछ भी रॉ मटेरियल नहीं बचेगा और धीरे धीरे जो भी बचे खुचे स्टार्स है वो धीरे धीरे करके डाई कर जाएंगे। इसी के साथ ये यूनिवर्स अपने मैक्सिमम एक्सपेंशन को पहुंच जाएगा और इसके साथ ही बिग क्रंच स्टार्ट हो जाएगा। अंत में हम बस यही कह सकते हैं कि आने वाले 100 बिलियन ईयर्स में किस टाइप का सिचुएशन होगा हमारे ब्रह्मांड का, उसको हम लोग एग्जैक्टली प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले समय में जो इंसान बचेंगे या जो भी स्पेसीज बचेंगे वो हमें याद कर पाएंगे। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आज के इस एपिसोड से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद।